हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। ओके, सो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। आई होप सबको सब समझ में आ गया है और मोटा मोटी आपका सारा पार्ट जो है वहाँ पे कवर हो गया है। आज की क्लास में बिल्कुल हम वही वाला काम करेंगे कि हाथी तो निकल गया है, बस वो जो पूंछ रह गई है वो वाला काम करेंगे। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक तो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड की। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उससे पहले जो है हम करेंगे बेटा क्लास के क्वेश्चन डिस्कस, है ना। वो बहुत ज़रूरी होता है। तो किया है ना सब लोगों ने क्वेश्चंस लास्ट क्लास के। तो पहला क्वेश्चन ये था बेटा, इसमें क्या है, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करना था। और मैंने आपको बोला था कि भाई जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हो सकता। अगर नॉर्मल कंडीशन में आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर देना पड़ेगा। डाउस प्रोसेस याद है ना। तो या तो आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच कराओ, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच कराओ तो अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। या फिर आप उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, जैसे जो हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म था। मैंने आपको दो बताया था, एक तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म जो हमारा नॉर्मल जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो होता है, और एक मैंने बताया था बेंजाइन मैकेनिज्म जो सिंपल कंपाउंड में होगा। सिंपल बेंजीन में जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है एज सच, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NH2 माइनस, बेसिकली NH2 माइनस इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना। तो ये NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूंगी कि मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्होंने पूछा है, तो इन्होंने जो मुझे कंडीशन दी है वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन वाली दी है, जिसका मैकेनिज्म आपको याद होगा कि होता क्या था कि जैसे मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग था जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच थे, और मेरे पास यहाँ पे जो मेरा हैलोजन है वो अटैच था। यहाँ पे जो मेरा हैलोजन अटैच था वो था Cl, सॉरी, यहाँ पे जो हैलोजन अटैच था वो था Cl। यहाँ पे जो है मैंने OH माइनस आयन डाला था, तो OH माइनस आयन डाला था तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, और हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास ये आ गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया था Cl, यहाँ पे आ गया था OH, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आ गया था। फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है, कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं, ठीक है। फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे जाता था, यहाँ पे जाता था। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाया, भाई मैं सोच रही हूँ मैंने कुछ गड़बड़ किया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे नया मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा ना। वी हैव टू हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगाएंगे तो वो रेजोनेंस भी शो करेगा। इसी तरीके से होता था बेटा, याद है ना हम सबको। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता था, मतलब बेसिकली नेगेटिव चार्ज जो है वो घूम घूम आके पूरा जो है हमारा अब लीविंग ग्रुप को निकालेगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ NO2। यहाँ पे एक और NO2 है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है Cl, यहाँ पे हमारे पास है OH, और ये देखिए ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और हमारा Cl जो है वो बाहर निकलता था। ऐसे ही होता था मैंने रफ बनाया है, ठीक है। मैकेनिज्म याद है ना तुम लोगों को? हाँ, मुझे पता है तुम लोगों को याद है यार, मेरे को बहुत भरोसा है तुम लोगों पे कि तुमने ध्यान रखा होगा, रिवाइज किया होगा। बस इसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, यानी कि जितना अच्छा कार्बन आयन बनता है उतना अच्छा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ता है। मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। मोटा मोटी बात ये है, ये वाला स्टेप तो फास्ट स्टेप होता है, तो इससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, जो पहले हैलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो तो फास्ट स्टेप पे बाहर निकल रहा है। स्लो स्टेप में क्या बन रहा है, कार्बन आयन। तो कार्बन आयन से मुझे लेना देना है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास SO3 ग्रुप, SO3H प्रेजेंट है, SO3H प्रेजेंट है, SO3H प्रेजेंट है। ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पापा जी हैं। SO3H जो है वो तो बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, सल्फोनिक एसिड, वेरी वेरी गुड विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारा यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट में वी आर गोइंग टू हैव द बेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देन वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे, एंड देन वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे। बट यहाँ पे एक चीज़ और भी है, क्या है कि बेटा आपके पास तो CH3 भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ आपके पास प्लस I ग्रुप्स भी प्रेजेंट है।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी प्रेजेंट है। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उतना अच्छा नहीं हो पाएगा सी में। अच्छा किस में होगा बेटा? डी में। डी में जो है वो सी से बेटर होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि डी में जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक ही प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक प्रेजेंट है, बट इसको काटने के लिए 2 CH3 प्रेजेंट है, तो वो कार्बन आयन उतना स्टेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए। और लास्ट में बेटा आपका ए में हो पाएगा, लास्ट में आपका ए में होगा। उसका रीजन ये है कि ए में तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा प्रेजेंट ही नहीं है। तो कभी भी अगर बेंजीन के ऊपर, ये मैंने बहुत ही बेकार सा मैकेनिज्म बनाया है, इसे बिल्कुल मुझे जज मत करना कोई भी, जल्दी जल्दी में बनाया है, बट तुम्हें पता है मैकेनिज्म कैसे बनाना है ना। तो ये बेटा हमारा हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर जो आप सब लोगों को आता है और आप सब लोगों ने बिल्कुल सही किया है, मुझे पूरा यकीन है। उसके बाद देखिए अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा फिर से वही वाली कहानी है, फिर से वही वाला मैकेनिज्म है कि भाई मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरा जो मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरा जो यहाँ पे कार्बन आयन बन रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ बन रहा है। बहुत बच्चों की टेंडेंसी ये रहती है कि मैम हम तो ये देख रहे हैं कि CI बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, CF बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से SNAR होना चाहिए क्योंकि ये I- तो फटाफट निकल जाएगा और यहाँ पे F- जो है उसको दिक्कत होगी निकलने में। तो इट इज़ बेसिकली द रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी हाईएस्ट इन दिस, क्योंकि इसमें I- ज़्यादा अच्छे से निकल रहा है, उसमें F- तो टाइटली बाउंडेड है। लेकिन ये बात तो गलत हो जाती है क्योंकि आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, आपका लीविंग ग्रुप कौन सा है, ये वाली चीज़ तो सेकेंड स्टेप में आ रही है जो कि आपका फर्स्ट स्टेप है। वो तो आपका फर्स्ट स्टेप है, ये मैंने आपको मैकेनिज्म लिख के बताया ना यहाँ पे, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है जिसमें लीविंग ग्रुप निकल रहा है। इससे तो आपको कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपका आयोडीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कुछ भी हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो फास्ट स्टेप है। आपको लेना देना किससे है बेटा? स्लो स्टेप से। और स्लो स्टेप में क्या बन रहा है? कार्बन आयन बन रहा है। तो कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होगा? कार्बन आयन स्टेबिलिटी, कार्बन आयन स्टेबिलिटी किस में सबसे ज्यादा होगी? तो कार्बन आयन स्टेबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा होगी हमारी, ये देखिए ए में, फिर बी में, फिर सी में और फिर डी में। क्योंकि ए में हमारे पास है फ्लोरीन और इसमें है आयोडीन, और फ्लोरीन का जो है मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट है, एफ का जो है मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट है, और आयोडीन का जो है वो मिनिमम माइनस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पे जो है मेरा माइनस आई, द माइनस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आई और आयोडीन में फर्क नहीं लगेगा इसलिए मैं लिख रही हूँ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है, ऑफ कार्ब एनायन डिक्रीज हो रही है ना। तो हमें सिर्फ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ये देखना है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगा? इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, और वहाँ सबसे कम क्योंकि वहाँ कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल रहेगा। बात आ रही है समझ में? हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था, ये जो है ना एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या था इस क्वेश्चन में? देखिए इस क्वेश्चन में है कि हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे मेरे पास ये एल्काइल हैलाइड है, और इसमें मेरे पास इसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ? मैग्नीशियम डाल रही हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसके अंदर मैग्नीशियम डाल रही हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे मेरा बनेगा क्या? दिस इज द रिएक्शन इन विच द ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन वुड टेक प्लेस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और कुछ तो नहीं बन सकता। और क्योंकि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा तो ये मेरा ए हुआ क्या? ये मेरा ए जो है वो ये हुआ, ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो इस तरीके से है बेटा। तो ये मैग्नीशियम इसके बीच में आ जाएगा। ये क्या था? ये साइक्लोहेक्सेन था और साथ में Br था, राइट। अब मैग्नीशियम मैंने इसके बीच में लगा दिया तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और ये आपका क्या बन जाता है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया। अब आप इसके अंदर डाल रहे हैं वाटर, तो ए में आप जब डाल रहे हैं वाटर तो क्या होगा? जब ए में आप वाटर डाल रहे हैं तो क्या होगा कि जैसे हमने इसके अंदर वाटर डाला तो हमारा ये जो बेंजीन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है
वो H+ आयन के साथ कांटेक्ट में आया, और कांटेक्ट में आया तो हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन पूरा पूरा बन गया भाई। ये नेगेटिव चार्ज H+ को लेकर गई, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसको लेकर जाएगी, MgBr किसको लेकर जाएगा, MgBr लेकर जाएगा OH- आयन को। मैं यहाँ पे ऐसा दिखा रही हूँ सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे बी पूछा गया है, तो ऑब्वियसली जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, तो दिस वुड बी योर बी। ठीक है, तो ये आपका बी बन गया साइक्लोहेक्सेन, और पहले वाला जो है आपका ए बन गया। इतना बात हमें समझ में आया, तो थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि साइक्लोहेक्सेन सही से समझ में आ जाए, है ना। ये बन गया काम। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या हो रहा है कि हमारे पास है RBr प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे तो फिर से आपका क्या बनेगा, RMgBr बनेगा, फिर से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अब इसमें हमने डाला है D2O, यानी कि हमने हाइड्रोजन ना यूज करके उसका आइसोटोप यूज कर लिया। इसको कहते हैं ड्यूटाइरेटेड वाटर, ठीक है, कि या फिर ड्यूटीरियम वाटर कह लो, कुछ भी कह लो। बेसिकली ये FTIR टेक्निक में यूज होता है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड रेडिएशंस, बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसमें हम मेजर करते हैं कि मेजर क्या मतलब, हम देखते हैं कि हमारे कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप पढ़ोगे केमिस्ट्री, तो आप ये चीज़ सीखोगे। FTIR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड इट्स अ वेरी कॉमन टेक्निक। तो FTIR में जो है हम D2O यूज़ करते हैं एंड इट्स वेरी 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 यूजफुल इन दैट। तो यहाँ पे हमारा RMgBr बना। चलो FTIR की तो बात छोड़ दो, तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। D2O में क्या होगा, एक जो है हमारा D पॉजिटिव होगा, एक जो है वो हमारा क्या होगा, OD नेगेटिव होगा। तो D पॉजिटिव को आप, अच्छा तो उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया है तो आपको R बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो D नेगेटिव होगा वो तो, सॉरी R नेगेटिव होगा वो तो D+ के साथ कंबाइन कर जाएगा इस तरीके से, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, MgBrOD, ये बन जाएगा। अब आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, तो ऑब्वियसली आपका R ग्रुप क्या हुआ, आपका R ग्रुप ये हुआ, R ग्रुप इज दिस CH3 CH3, ये आपका R ग्रुप हुआ बेटा, यही हुआ ना R ग्रुप। तो यहाँ पे आपको ये R ग्रुप भी प्रिडिक्ट करना था, जो कि आपका है CH3 CH2 CH3, ये आपका R ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, R ग्रुप यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि ये R जो है वो D के साथ कंबाइन करता, तो D के साथ कंबाइन करके तो यही आ रहा है ना, तो ये आपका R ग्रुप हो गया। मेरे हिसाब से आप लोग मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं ना। अब ये थोड़ा मैं डिफरेंट रंग से लिख देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो गया है। अब इसमें देखिए कि हमारे पास, अच्छा ये वुड्स रिएक्शन ये लोग करा रहे हैं कि R-X है और उसके अंदर हमने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाला है, तो दिस इज वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन तो आपको याद है 2RX इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्या होता है बेटा, RR हो जाता है। तो यहाँ पे आपका R-X ये होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो डाइमर्स इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, एक तो ये है पूरा प्रॉपर और दूसरा पूरा प्रॉपर क्या है, ये है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा R ग्रुप कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, एक ग्रुप कोई भी, मैं इसके 2 मोल्स लूंगी तो 2 मोल्स मेरा क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे मेरा हो जाएगा X, और इसमें मैं डाल रही हूँ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम डालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम और X, है ना, जो भी X था, यहाँ पे X इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो जो भी X था, तो मैंने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया अल्काइल हैलाइड से, 2 मोल्स बनेंगे इसके भी, क्योंकि 2 मोल्स में क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वुड्स रिएक्शन के लिए मुझे 2 मोल्स चाहिए। और उसके बाद इसमें वो वाटर डाल रही हूँ, तो क्या बनेगा बेटा, CH3, क्योंकि ये मेरा एल्काइल ग्रुप है, ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है, तो ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप जो है वो H+ आयन पे अटैक करेगा, और H+ आयन पे अटैक करके ये क्या बना देगा बेटा, आपका ये कंपाउंड जो है ये बना देगा। ठीक है, तो ये आपका E बन जाएगा। बेसिकली आपका E क्या बना, 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपका E बनेगा।
ठीक है, तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की है, यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ पे साथ में वुड्स रिएक्शन भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो बेटा इतना हम लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, नाउ लेट्स कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इसके बाद बेटा हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। तो उसमें क्या होगा देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड अराइल हैलाइड। तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज। ये भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटू सा टॉपिक है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो इसमें होता क्या है, हम सिंपली सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो एल्काइल हैलाइड्स हैं और जो अराइल हैलाइड्स हैं उनका फिजिकल नेचर क्या होता है, वो जनरली किस स्टेट में होते हैं। तो जनरली जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे आर कलरलेस, उनके अंदर कोई कलर नहीं होता है। बट जैसे कि मैं एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड को अगर सनलाइट में रखती हूँ तो उसके अंदर कलर आने लग जाता है। क्यों कलर आने लग जाता है, तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ लिख लेते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है अपीयरेंस का, हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जनरली माई एल्काइल हैलाइड, जनरली एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस इन नेचर। ये कलरलेस रहते हैं, इनके अंदर कोई कलर नहीं होता है, आर कलरलेस। बट जैसे ही आपने एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड को लाइट में रखा, बट अगर आपने एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल ब्रोमाइड को आपने रखा लाइट में, सनलाइट में रख दिया, तो सनलाइट में रखने से क्या होगा कि इनके अंदर कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। कलर क्यों आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक कर जाता है, और क्योंकि बॉन्ड इजीली ब्रेक कर गया तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, I माइनस आयन बन जाएगा, Br माइनस आयन बन जाएगा, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होके बेटा क्या बना देगा, आयोडीन बना देगा, ब्रोमीन बना देगा, ब्रोमीन गैस बना देगा। और आपको पता है कि आयोडीन गैस और ब्रोमीन गैस कौन से होते हैं, कलर्ड नेचर के होते हैं। आयोडीन जो होता है बेटा वायलेट नेचर का होता है, और ब्रोमीन जो होता है वो रेडिश ब्राउन नेचर का होता है, कलर का होता है बेसिकली। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, जल्दी तो नहीं बोल रही आज, ऐसा लग रहा है जल्दी बोल रही हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, पता नहीं आज थोड़ा सा अजीब ही हो रहा है सब काम। चलो, तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए जनरली जब हम एल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं जनरली। बट अगर एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड की बात की जाए तो सनलाइट में ले जाके, जब हम उनको सनलाइट में ले जाके रख देते हैं तो उनके अंदर कलर आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों मैम, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जैसे अल्काइल आयोडाइड है तो उसका बॉन्ड जो है वो वीक है, वैसे ही अल्काइल ब्रोमाइड जो है उसका बॉन्ड जो है वो वीक है। क्योंकि इनके वीक बॉन्ड्स है इसलिए ये बॉन्ड्स जो है ईजिली डिसोसिएट कर जाते हैं, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है ना। क्यों वीक बॉन्ड है मैम, क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन एटम का जो साइज है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन एटम, राइट। तो इनका जो साइज बड़ा है तो इसलिए इनके जो बॉन्ड्स हैं वो वीक है, और क्योंकि इनके बॉन्ड्स वीक है तो इनके पास क्या है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है इसलिए ये इजिली ब्रेक कर जाते हैं, और क्योंकि ये इजिली ब्रेक कर गए इसलिए ये आपके आयंस बना देते हैं। जैसे आई ने बना दिया I माइनस आयन, Br ने बना दिया Br माइनस आयन। अब जब ये आयंस बने हैं तो एटमॉस्फेयर में आके ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी कि I माइनस ऑक्सीडाइज होकर किस में बन जाएगा, I2। क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन, कि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कम हो जाए, तो -1 से 0, तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया Br माइनस से 0, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो दोनों जगह पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब -1 से 0 पे लेकर जा रहे हैं। और ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा तो ये आयोडीन मॉलिक्यूल और ब्रोमीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जैसे ये आयोडीन मॉलिक्यूल और ब्रोमीन मॉलिक्यूल हमारा बन गया तो ये कलर्ड नेचर के हो जाएंगे। एंड बिकॉज दे आर इन कलर्ड नेचर, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमने एल्काइल हैलाइड्स को या फिर एल्काइल ब्रोमाइड को या एल्काइल आयोडाइड को हमने अगर जो है सनलाइट में रखा है तो कलर आ जाता है, अदरवाइज दे आर कलरलेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया।
दूसरा पॉइंट बेटा हमारा हो जाता है, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो दूसरा पॉइंट हो जाता है अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो क्या होता है, हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो अगर मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मोलर मास ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये चीज़ हमें पता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। वाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और ये इन मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है वैन डर वाल इंटरैक्शन, और वैन डर वाल इंटरैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। और वैन डर वाल इंटरैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे लिख देती हूँ, वैन डर वाल इंटरैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इंटरैक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, और क्योंकि मोलर मास, तो बात इतनी सी है बेटा कि हमारा बॉइलिंग, जब जहाँ पे वैन डर वाल इंटरैक्शन ज़्यादा होगी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जहाँ पे मोलर मास ज़्यादा होगा वहाँ पे वैन डर वाल इंटरैक्शन ज़्यादा होगी। तो मोटी मोटी बात क्या आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, यही आ गई ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, कि भाई हमारा अगर किसी चीज़ का मोलर मास ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, और किसी चीज़ का मोलर मास कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। वैन डर वाल इंटरैक्शन तुम सबको याद है, तुम सबने क्लास 11th में पढ़ा था वैन डर वाल इंटरैक्शन के बारे में, तो आई थिंक सबको याद होगा। वैन डर वाल इंटरैक्शन तब होती है जब एसिड, जैसे अगर मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल CH4 मॉलिक्यूल्स है, दोनों के अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो वो जो इंटरैक्शन होती है उसको कहते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, और बहुत वीक फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन जो है वो होती है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया, वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो बात क्या हो गई कि हमारे पास जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल इंटरैक्शन, वैन डर वाल इंटरैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो अगर मैं बात करती हूँ, मान लीजिए मैं बात करती हूँ कि मेरे पास है एक जगह पे एल्काइल आयोडाइड, फिर एक है मेरे पास एल्काइल क्लोराइड, फिर एक है एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एक है मेरे पास एल्काइल क्लोराइड, और फिर है मेरे पास एल्काइल फ्लोराइड। और मैं आपसे कहती हूँ कि भाई इनको आप अरेंज करिए, एल्काइल ग्रुप सब में सेम है, आप इनको अरेंज करिए इन द ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आप क्या कहेंगे कि मैम अगर हम इनको मोलर मास देखते हैं तो क्योंकि आपने एल्काइल ग्रुप तो सबका सेम रखा है, तो मोलर मास देखते हैं तो मोलर मास सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडाइड वाले का होगा, और आयोडाइड वाले का मोलर मास सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे आगे बॉइलिंग पॉइंट में, फिर Br वाले का होगा, फिर Cl वाले का होगा, फिर R वाले का होगा। तो क्योंकि Ri वाले का मोलर मास सबसे ज़्यादा है इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द ऑर्डर ऑफ मोलर मास, ऑर्डर ऑफ, या तो आप लिखिए यहाँ पे मोलर मास, या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए बॉइलिंग पॉइंट, दोनों एक ही चीज़ें हैं। या तो ये आपका ऑर्डर है मोलर मास का या फिर ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, दोनों एक ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा, ऐसे ही ना हम नंबर ऑफ कार्बन्स भी वेरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये Cl है, सॉरी आंसर ही पहले लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे ये Cl है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये Cl है, और यहाँ पे मेरे पास ये Cl है ना। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ बेटा, एल्काइल ग्रुप चेंज कर रही हूँ, मैंने हैलाइड आयन सेम रखा है, मैं एल्काइल ग्रुप चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जैसे जैसे बेटा मेरे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो रहे हैं, मोलर मास कम हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मोलर मास का ऑर्डर ये है, और क्योंकि मोलर मास का ऑर्डर ये है तो हमारे बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये दोनों, या तो आप इनको ऑर्डर ऑफ मोलर मास कह दो या ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कह दो, वो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच, दोनों जो है एक दूसरे का क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात हम सबको समझ में आती है? मैंने पॉइंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, कहोगे मैम अब कैसे से हो यार, पॉइंट की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी।
बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बोला ना मैं लिखते और बोल साथ में नहीं सकती हूँ, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है बेटा कि अगर जैसे मेरा मोलर मास सेम है, आइसोमेरिक कंपाउंड है, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स जो होता है उसमें क्या होता है, मोलर मास आपका सेम रहता है, बट द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इज डिफरेंट. मोलर मास remains same, मोलर मास तो सेम रहता है, बट the arrangement of atom is different. The arrangement of atoms is different. तो क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हमारा डिफरेंट है और मोलर मास सेम रह रहा है, तो सिचुएशन क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये एल्काइल क्लोराइड है, दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बनाया है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आप बना दीजिए, एक आप मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दीजिए। देखो मोलर मास बिल्कुल सेम है दोनों का, देखो दोनों में 5 कार्बन आटम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक Cl है और 5 कार्बन आटम है, तो मोलर मास दोनों का बिल्कुल एक जैसा है। अब देखिए 1 2 3, ये देखिए यहाँ पे मैंने CH3 लगाया है और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया है, CH3, दोनों जगह पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों में 5 कार्बन एटम्स हैं, बट एक में जो है इस तरीके का अरेंजमेंट है, दूसरे में इस तरीके का, तीसरे में इस तरीके का। तो इन केसेस में अगर मैं कहूँ कि आप बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में इनको अरेंज करो, तो आप सिंपली कहोगे कि मैम मोलर मास तो सबका सेम है, तो कैसे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करें। तो बॉइलिंग पॉइंट का जब मोलर मास सेम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, इफ द मोलर मास इज सेम, so in this particular case we say that molar mass is same, then I can say that surface area, या फिर ऐसे लिख लीजिए, boiling point is directly proportional to surface area, यानी कि इस केस में boiling point किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और आपका जो सरफेस एरिया है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यानी कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम सरफेस एरिया होगा। तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट एंड ब्रांचिंग आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट and branching are inversely proportional, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा ब्रांचिंग होगा उतना कम हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सरफेस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और सरफेस एरिया जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम सरफेस एरिया। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम ब्रांचिंग है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम ब्रांच है, देयरफॉर मिनिमम बॉइलिंग। बात समझ में आ गई, यहाँ पे मिनिमम ब्रांचिंग है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम ब्रांचिंग देयरफॉर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई बेटा। सो दिस वुड बी द ऑर्डर ऑफ योर बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई हमारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप और देखिए कि जब मैं बात कर रही हूँ डाइक्लोरोबेंजीन की, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डाइक्लोरोबेंजीन, इसका स्पेशल मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी में कि जब हम डाइक्लोरोबेंजीन की बात करते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए केस ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन,
तो डाइक्लोरोबेंजीन का केस क्या है बेटा कि अगर मैं लेती हूँ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, जैसे आपने यहाँ पे Cl लगाया, यहाँ पे Cl लगाया, ये ऑर्थो कह लो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ले लो या कह लो, या फिर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन कह लो, एक ही बात है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि ये मेरा मेटा हो गया, और एक हो जाता है पैरा, दैट इज 1,4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1,4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, यही है, ये है ऑर्थो, ये है ऑर्थो बेटा, ये है मेटा, और ये क्या है आपका पैरा। तो एनसीईआरटी में एक चीज कह रखी है कि व्हेन यू आर अरेंजिंग देम इन द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, व्हेन यू आर अरेंजिंग देम इन द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पे ऑर्डर क्या आता है, पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा, पैरा का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल ऑर्डर ये रहता है, एक्चुअल ऑर्डर आपका रहता है पैरा, ऑर्थो और फिर रहता है मेटा। ऐसा क्यों होता है, अगर यहाँ पे देखिए मोलर मास तो सारा सेम है, तीनों केसेस में मोलर मास सेम है, अगर मुझे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर में अरेंज करना होता तो मैं कैसे करती, मैं सिंपल देखती इनका डाइपोल मोमेंट, भाई यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग का तो कोई सीन है नहीं, और मोलर मास जो है वो सबके सेम है, तो यहाँ पे देखना होता क्या, हमें यहाँ पे हमें देखना होता है डाइपोल मोमेंट कि किसमें डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इंटरैक्शन ज्यादा होंगी, डाइपोल इंटरैक्शन होती है ना, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा AX है, यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव और ये है पार्शियल नेगेटिव, तो ये एक डाइपोल है, ये डाइपोल जो है वो दूसरे डाइपोल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं डाइपोल इंटरैक्शन। क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल इंटरैक्शन। और क्योंकि यहाँ पे डाइपोल इंटरैक्शन हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो जहाँ पे हमारा डाइपोल इंटरैक्शन बेटा सबसे ज्यादा होगा वहाँ पे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि ऑर्थो वाले केस में, आपको याद है डाइपोल मोमेंट मैंने आपको करा रखा है पहले, तो ऑर्थो वाले केस में सबसे ज्यादा होता है, फिर मेटा वाले केस में होता है, और फिर पैरा वाले केस में तो जीरो डाइपोल मोमेंट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे आपका जीरो डाइपोल मोमेंट हो जाता है। तो होना क्या चाहिए कि ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का, फिर पैरा का, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ऑर्थो का होना चाहिए, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है, फिर मेटा का होना चाहिए, फिर पैरा का होना चाहिए, और हो क्या रहा है, पैरा का सबसे ज्यादा। तो ऐसा क्यों होता है, ऑर्थो का मेटा से ज्यादा है, इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑर्थो की डाइपोल मोमेंट ज्यादा है मेटा से, है ना, ऑर्थो की डाइपोल मोमेंट ज्यादा है मेटा से, तो डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा होगी तो डाइपोल इंटरैक्शन ज्यादा होंगे, और इस वजह से जो है इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर मैं मेटा की बात करती हूँ तो मेटा की बात मैं करूँगी तो इट वुड बी हैविंग लोअर डाइपोल मोमेंट देन ऑर्थो, लोअर डाइपोल मोमेंट देन ऑर्थो, ठीक है। तो क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और इसमें डाइपोल मोमेंट कम है तो ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है मेटा से, इतना समझ में आता है। अब पैरा का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों हुआ, तो पैरा का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने का रीजन ये है कि ड्यू टू सिमिट्री, इसके पास सिमिट्री है ना, ड्यू टू सिमिट्री मोर नंबर ऑफ 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन can be packed together, they can be packed together, and because they can be packed together they would have higher melting point। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल इन द सेंस कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है, ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो टाइटली जो है वो एक दूसरे के साथ अकोमोडेट हो सकते हैं। ये देखिए ये टाइटली अकोमोडेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर आप ऑर्थो या पैरा में
ये चीज करना चाहो तो नहीं पॉसिबल है, ये टाइट पैकिंग है पैरा की। लेकिन अगर आप ऑर्थो और मेटा में करना चाहो तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, और इसीलिए जो है पैरा की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। बॉइलिंग पॉइंट तीनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है, मेल्टिंग पॉइंट ये रहता है, बॉइलिंग पॉइंट लिखना है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट तीनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल द थ्री, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्थो ऑलमोस्ट सेम एज मेटा, ऑलमोस्ट सेम एज पैरा, कोई डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, बहुत कम डिफरेंस रहता है बेसिकली। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट में ये रहता है। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते रहोगे, या फिर आप फ्लोरीन से क्लोरीन पे गए, क्लोरीन से ब्रोमीन पे गए, ब्रोमीन से आयोडीन पे गए, तो मोलर मास आपने बढ़ाया, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा गिवन कंपाउंड का, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो वी कैन से दैट द डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, molecule increases with the increase in the number of carbon atoms, with the increase in the number of carbon atoms, in number of carbon atoms, कार्बन एटम जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है डेंसिटी बढ़ेगी। इट ऑल्सो इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम, इट ऑल्सो इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। रीजन कि हमारा जो डेंसिटी होती है बेटा वो होती है मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर आप किसी चीज़ का मास बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप फ्लोरीन से क्लोरीन पे गए, क्लोरीन से ब्रोमीन पे गए, ब्रोमीन से आयोडीन पे गए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूछा कि भाई डेंसिटी बताइए, RF, RCl, RBr, RI, ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे अल्काइल ग्रुप तो सेम है, FCl, BrI ये सब चेंज हो रहा है, तो मोलर मास ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ऐसे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा पॉइंट था थर्ड वाला। फोर्थ वाले पे आ जाते हैं बेटा सॉल्वेशन, कि जो आपके ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किस में सॉल्वेट करते हैं। तो ये जो आपके अल्काइल हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, soluble in water but more soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्यूबल रहते हैं और पानी में जो है ये कम सॉल्यूबलाइज होते हैं। इसका रीज़न क्या है बेटा, बहुत सिंपल सा रीज़न है। इसका रीज़न यहाँ पे सुनो ध्यान से कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस थिंग, क्योंकि ये वाला जो रीज़न है ना ये पूछा जाता है। तो देखो क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये एक एल्काइल हैलाइड है, इसके पास है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे एल्काइल हैलाइड से डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन करके बैठा है और ये बहुत खुश है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। वाटर जो है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा था, बहुत खुश था वो भी, क्योंकि उसका अपना स्टेबल बॉन्ड बना हुआ था, उसका अपना स्टेबल बॉन्ड बना हुआ था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, उसने अपना ये स्टेबल बॉन्ड बना रखा था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये मान लीजिए इस बॉन्ड को, इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो ऑब्वियसली बॉन्ड टूटेंगे ना, तो मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ने में मेरे को लगा +2 जूल और इस बॉन्ड को तोड़ने में मुझे लगा +0.5 जूल, क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे ऑब्वियसली। इसको तोड़ने में +0.5 लगा, इसको तोड़ने में +2 लगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, राइट। तो टोटल मेरा खर्च कितना हुआ,
टोटल मेरा खर्च हुआ 2.5 जूल इन सब बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। क्यों तोड़ रही हूँ मैं बॉन्डिंग? क्योंकि अब मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ तो पानी अपनी अपनी बॉन्डिंग तोड़ेगा, RX अपनी अपनी बॉन्डिंग तोड़ेगा और दोनों जो है वो आपस में बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी कि RX जो है अब वो पानी के साथ बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करेगा, यही करेगा ना RX। अब वो अपने पुराने दोस्तों को छोड़ आया, अब नए दोस्त के साथ वो बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट करेगा। तो जब इसने बॉन्डिंग बनानी स्टार्ट करी, इसको उल्टा लिखिए, जब इसने बॉन्डिंग बनानी स्टार्ट करी तो इसने एक चीज रियलाइज करी, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। तो इसने एक चीज रियलाइज करी कि यार हमें यहाँ पे जो मतलब जितना हमारा स्ट्रेंथ का बॉन्ड बना हुआ था, यानी कि हमें इनको तोड़ने में 2.5 जूल लगे हैं, लेकिन जब हमारी ये बॉन्डिंग बनी ये तो इतनी अच्छी बनी नहीं, नॉट इफेक्टिव बॉन्ड बना यार, क्योंकि इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड से अच्छा बॉन्ड तो नहीं बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अच्छा बॉन्ड तो नहीं बन रहा ना। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पानी पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था जो काफी अच्छा बॉन्ड था। अब यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो मान लीजिए आपको मिला -1.5 जूल, मतलब ये मिला, माइनस का मतलब मिला एक्सोथर्मिक। तो आपने कहा यार तोड़ने पे तो लगे 2.5, जुड़ने में लगा -0.5, -1.5, तो ये काम का तो हमें तो ओवरऑल नुकसान हो गया, हमें तो 1 जूल का नुकसान हो गया ना भाई। हमने लगाया 2.5, हमें मिला 1.5, तो 1 जूल का तो नुकसान हो गया। तो ये वाली चीज होगी ही नहीं, ये वाली चीज जो है वो नॉन फीजिबल हो जाएगी, नॉन फीजिबल। इसको एनसीईआरटी में पूरा लिख रखा है स्टेटमेंट्स में, जो मैं आपको समझा रही हूँ ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट्स में लिख रखा है। उन्होंने सिंपल ये लिखा है कि भाई RX जो एल्काइल हैलाइड अपने में जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, वाटर अपने में जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, दैट इज मोर इफेक्टिव देन द बॉन्डिंग दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर। और क्योंकि वो इफेक्टिव बॉन्डिंग प्रोडक्ट में नहीं बन रही है, रिएक्टेंट में ज्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो तो देखेगा कि मेरे साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पहले बन रही थी, अब नहीं बन रही है, तो मैं आगे क्यों जाऊंगा। लेकिन वहीं अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करते हो तो दे फॉर्म एन इफेक्टिव बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं दे फॉर्म एन इफेक्टिव बॉन्डिंग विद इफेक्टिव बॉन्ड विद एल्काइल हैलाइड। तो क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व हो गए। बिकॉज RX तोड़ने में जो दिक्कत हुई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तोड़ने में जो दिक्कत हुई, वो उतना फुलफिल हो गया जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और RX जो है वो आपस में कंबाइन हुआ, उतनी ज्यादा एनर्जी निकल गई। ठीक है, सो एल्काइल हैलाइड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ एल्काइल हैलाइड एक इफेक्टिव बॉन्डिंग बनाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ एल्काइल हैलाइड इफेक्टिव बॉन्डिंग बनाता है और वहां पे इनइफेक्टिव बॉन्डिंग होती थी, पहले ज्यादा मजबूत थी और फिर जो है वो खराब हो गई। ठीक है, तो ये बेटा हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। इतनी थी, मतलब हमारा अपीयरेंस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया और सॉल्युबिलिटी हो गई। इधर लिख लो, दिस इज द सॉल्युबिलिटी पार्ट। ठीक है, ये वाला क्या था हमारा, डेंसिटी पार्ट था। इससे पहले मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उससे पहले अपीयरेंस। अब इसके बाद बेटा हमारा आ जाता है पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स। लिख भी लीजिए, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे एक से ज्यादा हैलोजन प्रेजेंट हो, पॉलीहैलोजन कंपाउंड। तो ऐसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एनसीईआरटी की जो भी लाइंस थी वो उसको एज अ स्टेटमेंट बना के, यानी कि एज अ पॉइंट बना के यहाँ पे लिखा है। मैं साइड बाय साइड आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी रटना है बेटा, इसमें कुछ आपको रटना नहीं है, इसमें बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि पहला हमारा जो कंपाउंड है दैट इज डाइक्लोरोमीथेन, मिथाइलिन क्लोराइड। आपको याद होगा हमने इसका नॉमेनक्लेचर में स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। तो ये क्या कह रहे हैं कि डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज एज अ सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर। आपको याद है मैंने कहा था कि जो भी हमारे ये वाले सॉल्वेंट्स होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, दे आर यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट, सो दे आर यूज एज पेंट रिमूवर एंड एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल। अब मैम प्रोपेलेंट क्या होता है, एरोसॉल क्या होता है? तो एरोसॉल तुम्हें याद है, तुमने कोलॉइड्स में पढ़ा था, जब गैस में थोड़े लिक्विड के ड्रॉपलेट्स डाल देते हैं तो वो एरोसॉल हो जाते हैं। जैसे डीओ जो है वो तुम्हारा एरोसॉल है,
और एरोसॉल में प्रोपेलेंट क्यों डलता है? जैसे अगर आप डीओ यूज करते हो तो डीओ में जब आप उसको प्रेस करते हो, जो भी चीज होती है आप उसको जब प्रेस करते हो तो जो भी एरोसॉल वहां से निकलता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्सफुली निकलता है। सोचो अगर वो हवा जैसे होता है, जैसे अगर आपने बलून में एयर भर रखी है, फॉर एग्जाम्पल आपने बलून में एयर भर रखी है और आपने जो है उस बलून को फोड़ दिया, तो उसमें से जो हवा निकलेगी वो तो हर जगह से निकलेगी, राइट? तो अगर यही सीन डीओ का होता तो वो इफेक्टिव ही नहीं होता, क्योंकि मुझे तो चाहिए कि डीओ मेरे क्लॉथ्स पे लगे, राइट? और वो तो हर जगह फैल गई। तो इसीलिए हम डीओ में एक प्रोपेलेंट डाल के रखते हैं। प्रोपेलेंट का काम क्या होता है कि वो जो है एक फोर्सफुली एरोसॉल को बाहर निकाले उस पर्टिकुलर कैन से, ठीक है? तो ये जो आपका डाइक्लोरोमीथेन है दैट इज यूज इन प्रोपेलेंट इन एरोसॉल, कि जो भी हम एरोसॉल्स यूज करते हैं, यानी कि जो भी हम डीओ या फिर रूम फ्रेशनर्स यूज करते हैं, उसमें एज अ प्रोपेलेंट ये है यूज होता है कि उसको एक डायरेक्शन में फोर्सफुली निकालता है। and in the process and as a process of solvent in the manufacturing of drugs, तो जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग मतलब ड्रग्स की काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है तो वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, अगेन बिकॉज ये नॉन पोलर है और हमारे जो ड्रग्स होते हैं उनमें भी हमारे बहुत बड़े बड़े बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो नॉन पोलर को अपना डिजोल्व कर देगा। तो ये जो है सॉल्वेंट यूज एज अ सॉल्वेंट यूज होता है ड्रग्स के लिए, ये पेंट रिमूवर की फॉर्म में यूज होता है और प्रोपेलेंट इन एरोसॉल की फॉर्म में यूज होता है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, बस रटना नहीं है कोई भी चीज, ठीक है? इट इज ऑल्सो यूज इन मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग ऑफ सॉल्वेंट। तो जो भी मेटल क्लीनिंग होती है, फिनिशिंग ऑफ सॉल्वेंट, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये बेसिकली इस चीज़ के भी यूज में आते हैं, क्लीनिंग एंड फिनिशिंग के। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी चीज़ से ग्रीस हटानी है, पेंट हटाना है, तो हम, जैसे मैंने ड्राई क्लीनिंग का एग्जाम्पल दिया था CCl4 में, तो मेटल क्लीनिंग फिनिशिंग सॉल्वेंट के एंड फिनिशिंग, इट इज ऑल्सो यूज एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए कि बेसिकली ये जो है मेटल को क्लीन करने के लिए और मेटल को फिनिश करने के लिए, फिनिश मतलब फिनिशिंग उसको देने के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। जैसे मेटल डाल दोगे तो वो क्लीन हो जाएगा। मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये हार्मफुल बहुत है हमारे लिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अब सारे जो है इन्होंने इसके बैड इफेक्ट्स दे रखे हैं। एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड कैन कॉज स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन प्रॉब्लम। अगर आपने हाई लेवल इससे एक्सपोज किया है तो डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग, नमनेस इन द फिंगर्स एंड टोज, मतलब वो गुदगुदी सी जो होती है, टिंगलिंग का मतलब गुदगुदी सी जो हमारी होती है, और नमनेस मतलब ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रहा है, नम हो गई है कोई चीज़ फिंगर्स और टोज में, और डिजीनेस लगता है, डिजीनेस मतलब चक्कर आते हैं, नोजिया मतलब वॉमिटिंग जैसा लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा मिथाइलिन क्लोराइड के एक्सपोजर में आ गए हो। अगर आपकी स्किन जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई है तो उसमें बर्निंग हो सकता है, रेडनेस आ सकती है। अगर आइज डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई है तो आपका कॉर्निया जो है वो बर्न हो सकता है। तो बेसिकली इट इज हैविंग वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑल्सो। तो कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा? पेंट को रिमूव करने में यूज होता है, मेटल को क्लीन करने में यूज होता है, ड्रग के लिए सॉल्वेंट यूज होता है, एरोसॉल में एज अ प्रोपेलेंट यूज होता है। और इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कि आप अगर आइज का कॉन्टैक्ट हो गया है तो कॉर्निया बर्न हो जाएगा, स्किन का इफेक्ट हुआ है तो रेडनेस आ जाएगी, हाई लेवल मिथाइलिन क्लोराइड की प्रेजेंस में आप चले गए तो आपको नोजिया लगेगा, वॉमिटिंग लगेगा। सो दीज आर ऑल दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, है ना? तो इसको बस एक बार ही आप ऊपर से रीड मार लेना, इंपॉर्टेंट चीजें मैं अंडरलाइन कर ही रही हूँ। नेक्स्ट आपका आता है ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज क्लोरोफॉर्म विच इज CHCl3। तो ट्राइक्लोरोमीथेन बेटा ये होता है CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्लोरोफॉर्म बताया था ना, ट्राइक्लोरोमीथेन बता रखा है मैंने पहले। तो आयोडोफॉर्म होता है CHI3। अगर इसमें मैं जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, अगर मुझे आयोडोफॉर्म बनाना है तो मैं लिखूंगी CHI3, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो CHBr3, ठीक है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज क्लोरोफॉर्म। तो केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, अल्कोलॉइड्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि क्लोरोफॉर्म को हम जनरली यूज करते हैं जैसे पेंट्स के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज करना है, या ग्रीस के लिए या फेविकॉल के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज करना है। वाई? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स। नॉन पोलर जो चीजें होती हैं उसके लिए एक एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। ये खुद भी नॉन पोलर है तो नॉन पोलर चीजों को अपने में डिसॉल्व करता है। अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं? हार्मफुल सब्सटेंसेस जो प्लांट से मिलते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो प्लांट से मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन पोलर। आयोडीन इज ऑल्सो नॉन पोलर। सो बेसिकली इट इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर द नॉन पोलर थिंग्स। नॉन पोलर थिंग्स के लिए एज अ सॉल्वेंट जो है वो एम्प्लॉय होता है। इट इज द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट। फ्रियॉन क्या होता है बेटा? फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R22। तो फ्रियॉन्स बेटा होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियॉन्स
हम पढ़ेंगे भी डिटेल्स में। दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFCs भी कहते हैं, ऑफ मीथेन एंड ईथेन। मीथेन और ईथेन से जो बने होते हैं उनको हम फ्रियोन कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये रेफ्रिजरेशन में जो यूज होता है वो फ्रियोन 12 यूज होता है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट 12। वो आपका होता है CCl2CF2, ये आपका फ्रियोन 12 होता है। यहाँ पे जो ये फ्रियोन 22 की बात कर रहे हैं ये आपका होता है CHF2Cl, F2Cl। बेसिकली ये होता है कि जैसे आपके पास मीथेन है, जैसे आपके पास ये मीथेन है, तो अगर आपने इस मीथेन में ये 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, 2 हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो आपका रेफ्रिजरेंट 12 बन गया। 22 में क्या है कि आपने 2 हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस किया है और 1 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, बाकी 1 हाइड्रोजन एज इट इज सब्सटेंस जो है वो पड़ा रहा, तो दैट वुड बी CHF2Cl2। तो मेरा मीथेन ही है, CH4 ही है, जिसमें मैं अलग अलग हाइड्रोजन्स को जो है अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस कर रही हूँ, स्पेसिफिकली फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो उसको मैं क्या कहती हूँ, मैं उसको कहती हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHF2Cl2Cl। इसको दोबारा लिख लेते हैं, ठीक से नहीं लिखा मैंने, CHF2Cl, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। अब ये यूज कहाँ होता है, जो फ्रियोन्स है आपका वो बेसिकली यूज होते हैं इन रेफ्रिजरेंट्स। जो आपकी रेफ्रिजरेशन में जो हम कहते हैं ना गैस खत्म हो गई, तो वो जो गैस खत्म होती है वो फ्रियोन खत्म होता है। हम कहते हैं ना हमारी फ्रिज की गैस खत्म हो गई, तो वो ये होता है। तो बेसिकली ये कॉम्प्रेस करता है, एक्सपैंड करता है, बहुत लो टेम्परेचर पे जो है ये वेपराइज कर जाता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं फ्रियोन्स की, कंडेंस करने की, यानी कि वेपर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर झट से बनाने की, दैट इज ऑफ मेजर यूज इन रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन में ये एज अ रेफ्रिजरेंट काम करता है, यानी कि कूलिंग पर्पस के लिए। और द प्रोडक्शन, हाँ, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो क्या करता है, इसको प्रोड्यूस करता है। क्लोरोफॉर्म इज बेसिकली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन। CHCl3 क्या करेगा, इसको प्रोड्यूस करेगा। It was once used as a general anesthetic in the surgery but has been replaced by less toxic, safer anesthesia such as ether। तो आपको याद होगा कि हमने बचपन में देखा था क्लोरोफॉर्म किसके काम में आता था, लोगों को बेहोश करने के काम में आता था, किडनैपिंग पर्पस में। तो वही चीज़ है कि पहले जो है लोगों को एनेस्थीसिया सुंघा के बेहोश कर दिया जाता था और उनकी सर्जरी कर दी जाती थी पहले। तो इट वॉज वंस यूज एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी, बट नाउ इसको, क्योंकि ये थोड़ा टॉक्सिक होता है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया है बाय सेफर एनेस्थेटिक्स। बट पहले जो है ये बेहोशी का भी एक जरिया होता था लोगों की। एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज एज एन एनेस्थेटिक, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब वो किडनैपिंग में जब वो उसको सुंघाता था, भाई हीरो को, जब विलन जो है एनेस्थीसिया ये क्लोरोफॉर्म सुंघाता था, तो क्या होता था, हीरो का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता था, जैसे ब्रीथिंग ऑफ 900 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट्स ऑफ एयर फॉर अ शॉर्ट टाइम कैन कॉज डिजीनेस, फैटिग, हेडेक। मतलब इतने सारे, मतलब थोड़ा सा अगर आप 900 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ एयर इसको इनहेल कर लेते हो, यानी कि आप सोचो कितना कम, 900 पर मिलियन कितना कम पार्ट है, इसको आप इनहेल कर लेते हो तो आपको डिजीनेस, फैटिग, हेडेक ये सब की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब डाउन हो जाता है तो इंसान क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। क्रॉनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू द लिवर। क्लोरोफॉर्म में अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा तो डैमेज टू लिवर हो जाएगा, एंड टू किडनीज, एंड सम पीपल डेवलप सोर स्किन व्हेन इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट ये जो ब्लू से मैंने मार्क किया है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें बाकी मार्क की है वो एक बार आप पढ़ लेना। ऐसा नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट हल्का हल्का पूछ सकते हैं उससे कि हाँ क्लोरोफॉर्म फ्रियोन की, जैसे ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फ्रियोन बनाने के काम में आता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी हमारी इंपॉर्टेंट रहती हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म को हम जो है ना वो ऐसी बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं बिल्कुल, कि उसके अंदर बिल्कुल लाइट ना पड़े, उसके अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन ना आए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस बनती है जो फॉस्जीन गैस है, और इसका जो नेचर होता है दैट इज टॉक्सिक। टॉक्सिक नेचर की ये गैस बन जाती है फॉस्जीन गैस।
ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को अगर आप लाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखोगे तो टॉक्सिक गैस बनती है फॉस्जीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं वी मेक श्योर कि हमारा डब्बा जो है वो काले रूम में प्रेजेंट हो या फिर काले कपड़े से ढका हुआ हो कि उसके अंदर कोई सनलाइट ना जाए, और ब्रिम तक हम उसको भर के रखते हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर तक भर के रखते हैं। ऊपर तक क्यों भर के रखते हैं? क्योंकि उसके अंदर हल्का सा भी अगर हम ऊपर तक नहीं भर के रखेंगे वो स्पेस में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा फॉस्जीन बन जाएगा जो पूरे के पूरे रिएक्शन को खराब कर देगा। फॉस्फीन और फॉस्जीन में डिफरेंस है। फॉस्फीन इज PH3, फॉस्जीन इज COCl2। ठीक है, तो दोनों अलग है। सो दिस इज फॉस्जीन, दोनों पॉइजनस होते हैं, दोनों टॉक्सिक होते हैं, बट दिस इज फॉस्जीन एंड PH3 इज फॉस्फीन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स कंप्लीटली फिल्ड, सो इट इज एयर टाइट। नेक्स्ट देख लीजिए आयोडोफॉर्म। ये तो आपको पता ही है, लगाते थे ना आयोडोफॉर्म, जब भी हमें चोट लगती थी तो हम उसमें क्या लगाते थे, आपको याद होगा, एक पर्पल कलर का सोल्यूशन लगाते थे, तो वही होता है आयोडोफॉर्म। आयोडीन में बेसिकली आपकी जो क्योरिंग एबिलिटीज होती है, इट इज अर्ली यूज एज एन एंटीसेप्टिक। तो आयोडीन जो है वो एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक क्योरिंग एबिलिटी होती है, मतलब वो बैक्टीरिया को वहाँ के खत्म कर देता है। इट वॉज अर्लियर यूज एज एन एंटीसेप्टिक, बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आयोडीन में ऐसे प्रॉपर्टीज होती है, एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। तो आयोडोफॉर्म आयोडीन को प्रोड्यूस करता था जिसकी वजह से इंसान का जख्म ठीक हो जाता था। ड्यू टू द ऑब्जेक्शनेबल स्मेल इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द अदर फॉर्मुलेशन ऑफ आयोडीन। क्योंकि उसका स्मेल अच्छा नहीं होता था इसलिए हमने उसको जो है अलग आयोडीन फॉर्म से जो है रिप्लेस कर दिया। तो इसमें तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं कि भाई इसमें से कौन सा जो पॉलीहालोजन कंपाउंड है वो एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है, तो दैट इज CHI3, बिकॉज उसके अंदर आयोडीन का लिबरेशन होता है। देन इज कार्बन क्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन है, ओके। तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट प्रोपेलेंट्स। अच्छा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो मिथाइलिन क्लोराइड से ऑलमोस्ट सेम है, CH2Cl2 से। तो इसमें भी देखिए इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट मतलब वही हमारे फ्रियोन्स हो गए। प्रोपेलेंट इन एरोसॉल, वहां पे भी हमने पढ़ा था प्रोपेलेंट इन एरोसॉल। इट इज यूज एज अ फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फीड स्टॉक का मतलब होता है एज अ रॉ मटेरियल, ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल यूज होता है इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रीन सॉल्वेंट यूज। तो ये सब तो हटा दो, केमिकल, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन सॉल्वेंट यूज, इसका कोई मतलब नहीं है, बट इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि अगर मेरे पास CCl4 है और इसमें मैं स्वार्ट्स रिएक्शन करा दूं SbF3, आपको याद होगा स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है, एल्काइल फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ SbF3 हो सकता है, या COF2 हो सकता है, या फिर Hg2F2 हो सकता है, कोई भी हम मेटल फ्लोराइड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता था, CCl2F2, यानी कि वही मैंने आपको बताया था ना, दिस इज रेफ्रिजरेंट 12 जो हमारा रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, और साथ में हमारा बन जाएगा SbCl3। इसको बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। तो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस। इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन से आप आराम से जो है अपना क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना सकते हो विदाउट एनी डाउट। Until mid-1960s, it was widely used as a cleaning fluid both in industry as a degreasing agent in the home and smut remover। जैसे मैंने आपको बताया मिथाइलिन क्लोराइड के बिल्कुल सिमिलर है, तो इसमें भी देखिए बिल्कुल सिमिलर है, degreasing agent, क्लीनिंग पर्पस, स्मॉट रिमूवल पर्पस, बिल्कुल सेम है जैसे उसमें था, एग्जैक्टली सेम वहाँ पे है कि ये जो है मेटल को क्लीन करने के पर्पस, जैसे वहाँ पे मेटल को क्लीन करने के पर्पस में यूज होता है, यहाँ पे भी वही है, स्पॉट रिमूवर, डीग्रेसिंग एजेंट के लिए जो है क्लीनिंग फ्लूइड, एज अ क्लीनिंग फ्लूइड जो है ये यूज होता है। देयर आर सम एविडेंस दैट एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉजेस लिवर कैंसर टू ह्यूमन। तो अब इसकी प्रॉब्लम्स आ गई कि भाई इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा इस पे एक्सपोजर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, लिवर कैंसर हो जाएगा। फिर वही चीज़ मिथाइलिन क्लोराइड जैसे डिजीनेस, लाइट हेडनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, बिल्कुल सेम चल रहा है जैसे हमारा वो चलता था, मिथाइलिन क्लोराइड चलता था। इन सीवियर केसेस दैट कैन लीड टू कोमा, अनकॉन्शियसनेस। एक्सपोजर ऑफ CCl4 कैन मेक द हीट
द हार्ट बीट इरेगुलरली और स्टॉप। तो ये सारे जो है इसके जो है इल इफेक्ट्स हो गए या हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए, रटने नहीं है अगेन इनको, सिर्फ एक बार आपको पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मार्क कर दी, जैसे ये स्वार्ट्स रिएक्शन हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, है ना। नेक्स्ट देखिए, द केमिकल में इरिटेट द आईज इन कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था मिथाइलिन क्लोराइड वाला सेम ही चल रहा है। व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज इनटू द एयर इट राइजेस टू द एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीट्स द ओजोन लेयर। इसको ध्यान रखिएगा, इट इज बेसिकली डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। जैसे हमारे फ्रियॉन्स होते हैं ना, फ्रियॉन्स भी हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, फ्रियॉन्स यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसी तरीके से क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी किसको डिप्लीट कर रहा है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। When carbon tetrachloride is released into air, it rises to the atmosphere and depletes the ozone layer. Depletion of ozone layer is believed to increase the human exposure to the ultraviolet radiation, leading to the increased skin cancer, eye diseases, disorderness, possible disruption in the immune system. ठीक है, तो ये तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के बाद क्या होता है वो हो गया, वो छोड़ो। बस आप ये याद रखना कि यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है इससे, CCl4 से। अब आ जाता है फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स अगेन वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे मैंने अभी आपको बता रही थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs आर फ्रियॉन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर करेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी थी कि मीथेन और इथेन के अगर आप हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन या फ्लोरीन लगा देते हो तो उनको हम फ्रियॉन्स कहते हैं। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव एंड इजिली लिक्विफिएबल गैस। और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से ये एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ईजिली ये लिक्विफाई हो सकता है, ईजिली कंडेंस हो सकता है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है। इसकी बस एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, अदरवाइज इट इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल एंड दैट इज वाई इट इज रेडिली यूज। फ्रियॉन 12 जो मैंने आपको बताया था जो रेफ्रिजरेशन में यूज होता है इज मोस्ट कॉमन। फ्रियॉन 12 इज मोस्ट कॉमन इन द इंडस्ट्रियल यूजेस। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन। अभी मैंने बताया कैसे मैन्युफैक्चर होगा टेट्राक्लोरोमीथेन, बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। CCl4 में आप डालिए SpF3 तो आपके पास क्या आ जाएगा, CCl2F2 और साथ में क्या आ जाएगा, SbCl3। तो ये आपका स्वार्ट्स रिएक्शन से ये ऐसे मैन्युफैक्चर हो गया। इट इज़ यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर एरोसॉल, प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये जो आपके एरोसॉल में प्रोपेलेंट डलता है, रेफ्रिजरेशन होता है, एयर कंडीशनिंग होती है, इन सभी पर्पस के लिए फ्रियॉन्स यूज होता है। In 1974, total freon production in the world was this. Most freon, even that used in refrigeration, eventually make its way to the atmosphere, where it diffuses to the stratosphere. In stratosphere, freon is able to upset the natural ozone balance. यानी कि फ्रियॉन का इल इफेक्ट क्या हो गया कि एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ये ओजोन लेयर को करता है डिप्लीट। ठीक है, और यही जो है इसकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ठीक, तो फ्रियॉन हमें इंपॉर्टेंट चीजें सारी फ्रियॉन में समझ में आ गई। ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। लास्ट हमारा आ जाता है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अभी इसका स्ट्रक्चर भी आ जाएगा DDT का। तो DDT एक इंसेक्टिसाइड है बेसिकली। DDT इज द फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड दैट वाज, इंपॉर्टेंट चीजें मैं मार्क कर रही हूँ, इंसेक्टिसाइड है, प्रिपेयर्ड इन दिस, इसमें कोई मतलब नहीं है, was awarded Nobel Prize, ये भी ठीक है। The use of DDT increased enormously World War II, primarily because its effectiveness against mosquito that spreads malaria lice। तो बेसिकली DDT जो है वो बेसिकली हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था एज एन इंसेक्टिसाइड, क्योंकि ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे मस्कीटो जो हो, वो मलेरिया जो मस्कीटो फैलाते हैं, या टाइफस बेसिकली एक जो जुएँ होती है, लाइस जो होती हैं, उनकी वजह से जो बीमारी होती है, तो इनके लिए इफेक्टिव था। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इसका यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाउएवर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज़ हमें 1940s के बाद समझ में आई। जो बहुत सारे इंसेक्ट्स थे, क्योंकि आपने इसको रेडली एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ किया, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो इससे क्या हो गए, रेजिस्टेंस इन्होंने डेवलप कर ली, जिसको हम कहते हैं ना आजकल लोगों में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो एंटीबॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रहे हैं। मतलब हम इतनी एंटीबॉडीज खाते हैं कि हमारी बॉडी अब उससे रेजिस्ट हो गई है, कि एंटीबॉडी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी सोचती है वो तो नॉर्मल है।
तो वही वाली चीज़ है कि आपने जब किसी चीज़ का एक्सेस में यूज़ कर लिया तो इंसेक्टिसाइड्स के लिए ये क्या हो गया, इंसेक्टिसाइड्स इससे रेजिस्टेंट हो गए, इंसेक्ट्स जो है इससे रेजिस्टेंस हो गए। तो मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स डेवलप्ड रेजिस्टेंस ऑफ डीडीटी एंड इट वाज डिस्कवर्ड टू हैव हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है इससे मरने बंद हो गए, इससे उन्होंने रेजिस्टेंस जो है डेवलप कर ली, और फिश के लिए भी ये क्या था, टॉक्सिक था। The chemical stability of DDT and its fat solubility compounds the problem. DDT is not metabolized. तो ये क्या होता था ना, हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता था, जब हमारी बॉडी में जाता था। अब ऑब्वियसली इंसेक्टिसाइड्स की तरीके से यूज हो रहा है तो बॉडी में तो जाएगा ही, वही प्रोड्यूस आ रहा है घरों में। तो ये जो है आपका मेटाबोलाइज नहीं होता था और डिपोजिट हो जाता था और फैटी टिश्यू में स्टोर हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको इफ इनडाइजेशन कंटिन्यूज एट स्टेडी रेट डीडीटी बिल्ड्स अप विद इन द एनिमल ओवर टाइम, द यूज ऑफ डीडीटी वाज ओके। तो बेसिकली यही है कि ये पूरा अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये फैट टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो जाता था। केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ डीडीटी एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंडेड द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके बाद जो है फिर हमारा डीडीटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने 1973 में बैन कर दिया, बट अभी भी कई जगहों पे ये यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो ये है डाइक्लोरो डाइफिनाइल। डाइक्लोरो का मतलब है कि हमारे जो फिनाइल डाइफिनाइल है उसके पास डाइक्लोरो होने चाहिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल मतलब दोनों फिनाइल ग्रुप के ऊपर क्या है, क्लोरो है। उसके बाद क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो ये हो गया ट्राइक्लोरो, और ये हमारे पास एक कार्बन एटम है यहाँ पे, ये सारा कुछ एक कार्बन एटम पे हो रहा है, तो मीथेन मतलब मीथेन का मतलब एक कार्बन एटम, इसके ऊपर आपने डाइफिनाइल लगा रखे हैं और उन डाइफिनाइल के पास क्लोरो भी है, सो डाइक्लोरो डाइफिनाइल। और उसके बाद ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो मतलब सॉरी ट्राइक्लोरो मतलब इस तरीके से Cl Cl Cl, ठीक है। ट्राइक्लोरो इथेन, इथेन मैंने गलत पढ़ा ना, मीथेन गलत पढ़ लिया मैंने, तो इट इज ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन ये होता है मतलब यहाँ पे दो कार्बन एटम है, ट्राइक्लोरो इथेन। तो दिस इज इथेन, ये हमारी मेन चेन हो गई इथेन की, और ये हमारे क्या हो गए, दो कार्बन एटम्स मेन चेन में इथेन के, और एक कार्बन एटम के साथ 3 क्लोरीन, दो और जो ये वाला कार्बन एटम है इसके साथ इसके साथ क्लोरो डाइफिनाइल, बेसिकली डाइक्लोरो डाइफिनाइल। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल मीन्स दिस इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल, वी आर हैविंग डाइक्लोरो डाइफिनाइल, यहाँ पे डाइक्लोरो है, डाइफिनाइल है, और इसके साथ क्या है, ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो मीन्स ये 3 क्लोरीन और इथेन, तो ये दो कार्बन एटम्स क्या बना रहे हैं, इथेन बना रहे हैं। बेसिकली हमारे पास दो कार्बन एटम की जो है वो मेन चेन है, इन पे हमारे पास क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्राइक्लोरो है, और ये हमारी क्या है, मेन चेन है, दैट इज इथेन, ठीक है। और ये पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं हमारे क्लोरीन, देखो पी डैश है ना, यानी कि पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे जो आपको डाइक्लोरो लगाना है फिनाइल के साथ, वो कहाँ लगाना है, पैरा पे लगाना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार वो सिंपली आपके स्कूल में ही बोल देते हैं कि डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो जाता है चैप्टर का एंड, ये हमारा हो जाता है चैप्टर का एंड। फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ कन्वर्जन्स, ठीक है। जो भी कन्वर्जन्स है हमारे हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की, दैट आई विल डिस्कस इन द क्लास। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस अगर मुझे मिले तो, बट कन्वर्जन्स तो मुझे डिस्कस करनी ही है, एंड देन आई विल टेक अ लाइव सेशन विद यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।